नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और पिछली कक्षा को आपने एंजॉय भी किया होगा, जिसमें हमने पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था पटना कलम चित्रकला की। पटना कलम चित्रकला की हमने बात की थी, पटना कला चित्रकला के संदर्भ में हमने बात किया था और उसी के आगे अब हम बात कर रहे हैं और आज की जो चर्चा है वो है पाल कला पर आधारित। आज प्रमुखता से मुख्य परीक्षा में संदर्भ में हम पाल कला की बात करेंगे और आपको बता दें कि अभी क्योंकि ये मेंस को लेकर के हमारा सेशन है, तो इसमें हम बिहार राज्य विशेष को देखते हैं, बिहार स्टेट को देखते हैं, बिहार स्टेट से जुड़ी हुई कोई न्यूज होती है उसको हम देखते हैं और इसके बाद फिर हम मुख्य परीक्षा मेंस आंसर राइटिंग के प्रश्न को देखते हैं। इस सेशन में ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन अभी कल का भी सेशन आपने देखा होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंस आंसर राइटिंग की बात हुई थी और आज के भी सेशन में सिर्फ और सिर्फ मेंस आंसर राइटिंग की बात होगी। लेकिन कल से समग्रता से इन तीनों सेक्शन को कंप्लीट किया जाएगा, इन तीनों सेक्शन को कवर किया जाएगा, क्योंकि एक नया सेटअप है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब पाल कला की जब हम बात करते हैं तो पाल कला से संदर्भित उम्मीद करता हूँ आप सब इतने जागरूक हैं कि प्रश्न आपने अवश्य देखे होंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न देखा जा रहा है वो है बिहार में पाल कला की विशेषताएं क्या है। बिहार में पाल कला की विशेषताएं, बिहार में पाल कला की विशेषताएं, ठीक है। पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है मतलब पाल कला की विशेषताएं, जैसे उसमें पटना कलम चित्रकला की विशेषताएं पूछी जा रही थी, ऐसे इसमें जो है वो पूछा जा रहा है पाल कला की विशेषताएं, ठीक है। इसके बाद अगला जो पूछा जा रहा है इसके बाद वो है पाल कला की प्रमुख विशेषताएं। क्या पूछा जा रहा है? पाल कला की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। मतलब सेम प्रश्न है विशेषताओं से जुड़ा हुआ। और अगला भी है विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण। क्या है? आलोचनात्मक परीक्षण। बात एक ही है कि यदि पाल कला आप तैयार कर रहे हो तो एक बात पे ध्यान रखना है, वो है इनकी विशेषताओं से संबंधित, और यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब सबसे पहली बात, जब हम पाल कला की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पाल कला को अब पढ़ने जा रहे हैं, पाल कला को हम देख रहे हैं, तो पाल कला के संदर्भ में कुछ चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब पाल कला की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको समझना है, जो आपको जानना है पाल कला के संदर्भ में, जो बेसिक जानकारी है, जो कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो पाल कला आई कहाँ से? तो आप जानते हैं पाल कला का संबंध कहाँ से है? सबसे पहले पाल वंश से है, ठीक है। कोई बेसिक जानकारी पहले समझना है, क्योंकि हमने आपको पूर्व में बता दिया कि हम यहाँ पे प्रश्न नहीं हल कर रहे हैं, पहले हम संपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, टॉपिक को कवर करने के बाद उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उसकी चर्चा करेंगे। और पाल वंश के जब संस्थापक की बात करते हैं तो पाल वंश के संस्थापक का जो नाम है वो है गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। और आपको बता दें, क्योंकि ये जो शासनकाल रहा है पाल वंश का, इसमें बहुत ही शांति व्यवस्था थी, मतलब शांति बनी हुई थी आप कह लीजिए, ठीक है। शांति बनी होने के कारण, शांति व्यवस्था बेहतर होने के कारण, शांति एवं समृद्धि होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे इसके फल स्वरूप आपको प्रगति भी देखने को मिलती है, ठीक है। प्रत्येक दिशा में प्रगति देखने को मिलती है, उसी के साथ साथ यहाँ पे कला के संदर्भ में भी प्रगति देखने को मिलती है, क्योंकि जहाँ पे भैया शांति होगी, जहाँ पे समृद्धि होगी, वहीं पे कलाओं को आप कह सकते हो कि प्रश्रय दिया जाएगा, वहीं पे कलाओं को जो है सराहा जाएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ठीक है, कि भैया जब पाल कला की बात करते हो तो इसके अवशेष की यदि बात कर लिया जाए कि इसके अवशेष पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो पाल कला के जो अवशेष हैं वो प्रमुखता से बंगाल व बिहार, ठीक है। पाल कला के जो अवशेष हैं प्रमुखता से ये बंगाल और बिहार में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसके विकास की यदि हम बात करें, पाल कला के विकास की बात करें, पाल कला के विकास की जब आप बात करते हो तो 18वीं से लेकर के आपको 11वीं सदी तक देखने को मिलता है। 18वीं से लेकर के 11वीं सदी तक आपको विकास देखने को मिलता है। प्रमुख कलाकार इसमें जो हैं, प्रमुख कलाकार जो देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा इसमें प्रमुख कलाकार आपको धीमन देखने को मिलते हैं। धीमन के अलावा यहाँ पे बिठपाल देखने को मिलते हैं। दोनों में एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि जो धीमन थे इनका जो संबंध था ये धर्मपाल के शासनकाल से था,
ठीक है। और जो बिठपाल थे इनका जो संबंध था ये देवपाल के शासनकाल से था, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पाल काल की। जब आप बात कर रहे हो तो जैसे इनकी विशेषताओं की हम बात कर लें, इनकी विशेषताओं की हम बात कर लें, तो इनकी विशेषताओं की जब आप बात करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्थापत्य देखने को मिलता है। ठीक है, एक विशेषता इनके समय काल की स्थापत्य की है। स्थापत्य के बाद मूर्ति कला में भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बहुत कुछ। मूर्ति कला के बाद मृण मूर्तियाँ हैं। ठीक है, मृण मूर्तियाँ हैं। ठीक है, मृण मूर्तियों के बाद आपको देखने को मिलता है चित्रकला। ठीक है, चित्रकला के बाद आपको देखने को मिलता है भित्ति चित्रकला। ठीक है, भित्ति चित्रकला। तो ये सब इनकी विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। स्थापत्य से लेकर के ये भित्ति चित्रकला तक ये इनकी विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया एक प्रकार से आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन, जो आपको देना था मुझे पाल कला के संदर्भ में। अब एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहली बात, जब हम बिहार की बात करते हैं भैया, तो आपको पता होगा हमारा बिहार राज्य जो है ये प्राचीन काल से कला के दृष्टि से बात करें, कला के दृष्टि से समृद्धशाली प्रदेश रहा है, समृद्धशाली रहा है। पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और आपको बता दें कि इन्होंने क्या किया, बिहार में भी शासन किया, बिहार में भी अपने राज्य का विस्तार किया। और आपको देखने को मिलता है कि पाल वंश का जो लंबा शासन रहा है, इस लंबे शासन के दौरान यहाँ पे शांति व्यवस्था बहुत बेहतर रही है, समृद्धि हुई है राज्य में, जिसके फलस्वरूप कला के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनका भी यहाँ पे आप कह सकते हो प्रगति हुआ है, उनमें भी प्रगति आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इनके अवशेषों की जब हम बात करते हैं तो इसके अवशेष बिहार और बंगाल में आपको प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। पाल कला के विकास की बात करें, अभी हमने आपको बताया कि 8वीं से लेकर के 11वीं सदी के बीच जो है ये इसका विकास देखने को मिलता है। प्रमुख कलाकारों को हमने यहाँ पे बात किया, जैसे धीमन और बिठपाल। इसके बाद बात आती है कि भैया कि जो ये कलाकार थे, चाहे धीमन की बात करें, चाहे बिठपाल की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, तो इन्होंने क्या किया, चित्रकला हो गया। ठीक है, चित्रकला हो गया। ठीक है, चित्रकला के बाद फिर मूर्ति कला की बात आती है। मूर्ति कला एवं धातुओं को ढालने में अपनी दक्षता जो इनकी थी, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे धातुओं को ढालने की जो इनकी कला हो, उसके कारण देखने को मिलता है कि इनको बहुत ज़्यादा यश प्राप्त हुआ, बहुत ज़्यादा कीर्ति प्राप्त हुई। ठीक है, जो प्रमुख कलाकार थे चित्रकला, मूर्ति कला और धातु में ढालने के कारण जो इनको कीर्ति मिली, यश जो इनको मिला, वो इनके नाम को आप कह सकते हो बहुत आगे बढ़ाया। और बहुत सारे कलाकार जो आप कह सकते हो उसके बाद आप देखते हो उन सभी के संदर्भ में आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे कलाकार उसके बाद इस क्षेत्र में बढ़े हैं, बहुत सारे कलाकार इसमें आए हैं। चाहे धीमन की बात कर लो, चाहे आप बिठपाल की बात कर लो, जैसा हमने बताया कि ये समय काल किसके समकालीन थे, एक लोग समकालीन थे देवपाल के और एक लोग समकालीन थे धर्मपाल के। तो प्रमुख कलाकार ये दो धीमन और बिठपाल आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो पाल शासक थे, पाल शासक विशेष रूप से जो ये शासक थे इस वंश के, इन्होंने प्रमुखता से स्थापत्य कला में बहुत रुचि दिखाई। किसमें रुचि दिखाई, स्थापत्य कला में बहुत रुचि दिखाई। और स्थापत्य कला में जो रुचि दिखाई उसी का परिणाम है कि आज बहुत सारे अवशेष देखे जा सकते हैं। जैसे हम नालंदा की बात करते हैं, जैसे हम ओदंतपुरी की बात करते हैं। ठीक है, ओदंतपुरी के बाद जैसे हम विक्रमशिला की बात करते हैं। तो ये सब बताते हैं कि किस प्रकार से इनके शासन काल में कला को प्रश्रय दिया जाता था। तो इनकी जो कलात्मक गतिविधियां हैं, आप कह सकते हैं पाल शासकों के समय में ये नालंदा, ओदंतपुरी और विक्रमशिला इनकी कलात्मक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। अब जैसे विशेषताओं में हमने देखा, पहला स्थापत्य हमने देखा, अभी हमने देखा है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, अभी हमने देखा था क्या, स्थापत्य। अभी हमने देखा मूर्ति कला, मृण मूर्तियां, चित्रकला और भित्ति चित्रकला, ये विशेषताएं हमने देखी हैं। अब हमें क्या करना है, एक एक करके इन्हीं विशेषताओं को कवर करना है, इन्हीं विशेषताओं का अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए अब इन्हीं विशेषताओं का अध्ययन करते हैं।
अब इनकी विशेषताओं में सबसे पहले हम जैसे बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थापत्य के बारे में, क्योंकि पाल शासकों की जब बात आती है, पाल कला की बात आती है, तो स्थापत्य कला के बात किए बिना ये चर्चा अधूरी रहेगी। स्थापत्य में हम जब बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि पाल कालीन जो स्थापत्य था ये मुख्यतः ईंटों पर आधारित था। किस पे आधारित था? पाल कालीन जो स्थापत्य था वो ईंटों पर आधारित था, और पाल वंश के जो शासक थे ये आप कह सकते हो कि इसके महान निर्माता थे, स्थापत्य के महान निर्माता थे पालकालीन शासक। ये आपको याद रखने की जरूरत है। चाहे नालंदा हो, विक्रमशिला हो, उदंतपुरी हो, सोमपुरी हो, जिसकी चर्चा अभी हमने नहीं किया है, सोमपुरी हो, और आप कह लीजिए इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मठ हुए, बहुत सारे बौद्ध विहार हुए जो इन शासकों के द्वारा बनाए गए। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक जो गोपाल थे उन्होंने ओदंतपुरी में, आप जानते हैं ओदंतपुरी जो कि आप कह सकते हैं यदि आधुनिक बात करें तो बिहार शरीफ की आप बात कर ली, कि जो ये ओदंतपुरी था वहाँ पे एक मठ बनवाया। ठीक है, ओदंतपुरी शिक्षा का केंद्र आप जानते हैं रहा है, इस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। हालांकि ओदंतपुरी के जो अवशेष हैं ये आज सुरक्षित नहीं हैं। धर्मपाल इसके बाद शासक हुए, धर्मपाल भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का, नालंदा का पुनरुद्धार किया। ठीक है, नालंदा महाविहार को 200 गांव इन्होंने दान में दिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और धर्मपाल ने यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं महाविहार की स्थापना भी इन्होंने कराई, जो कालांतर में नालंदा के बाद दूसरा प्रमुख विश्वविद्यालय साबित हुआ, दूसरा प्रमुख चर्चित विश्वविद्यालय बना। तो जो भी पाल शासक रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को ही आगे बढ़ाया। अभी आपको देखने को मिलता है कि हिंदू धर्म से भी प्रभावित थी जो पालकालीन स्थापत्य है, पालकालीन स्थापत्य, ये आपको देखने को मिलता है कि ये हिंदू धर्म से भी प्रभावित थी। ठीक है, हिंदू धर्म से भी ये प्रभावित थी, ये आपको देखने को मिलता है। विक्रमशिला में एक मंदिर और स्तूप के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो पालकालीन शासक थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थानों की ही चर्चा करते थे या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थापत्य की ही निर्माण करते थे, उनका ही पुनरुद्धार करते थे। इनके द्वारा जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित जो स्थान थे उनका भी निर्माण कराया गया है, कुछ मंदिरों का भी निर्माण हुआ है, जैसे कहलगांव। ठीक है, गया का जो विष्णुपद मंदिर है, ठीक है, विष्णुपद मंदिर जो है, और इस मंदिर का जो है आपको अर्धमंडपम है, तो विष्णुपद मंदिर का जो अर्धमंडपम है इसका भी निर्माण इन्होंने किया है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है सूरजगढ़ तथा जयमंगलगढ़, सूरजगढ़, ठीक है, जयमंगलगढ़, ठीक है, सूरजगढ़ हो गया, जयमंगलगढ़ हो गया, इन सब का भी निर्माण इन्होंने किया है, और ये सभी मंदिर पाल कला के उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। तो ये यह भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि पाल शासक जो थे उन पे सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रभाव था, बल्कि ऐसा देखने को मिलता है कि इन शासकों पर हिंदू धर्म का भी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं आगे, तो आपको देखने को मिलता है पालकालीन मूर्तिकला के बारे में। ठीक है, इसी में आपको अभी देखना है जो है वह है पालकालीन मूर्तिकला, स्थापत्य में ही पालकालीन मूर्तिकला। ठीक है, पालकालीन मूर्तिकला की जब आप बात करते हो तो पालकालीन मूर्तिकला में आपको देखने को मिलता है कि पाल काल में कांस्य एवं प्रस्तर, याद रखिएगा, कांस्य एवं प्रस्तर, पाल काल में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तिकला की एक नई शैली का विकास देखने को मिलता है। इसके जो प्रवर्तक थे वो वही थे धीमन व बिठपाल। धीमन और बिठपाल जो है इस नई आप कह सकते हैं शैली के प्रवर्तक थे। पालकालीन जो कांस्य मूर्तियां देखने को मिलती हैं
ये आपको ढलवा किस्म की देखने को मिलती हैं, ठीक है, ढलवा किस्म की देखने को मिलती हैं। और पाल काल में कांस्य मूर्तिकला का जो प्रधान केंद्र हुआ करता था, ये गया का एक स्थान है जिसका नाम है कुर्की हार। कुर्की हार जो है ये पाल काल में कांस्य मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, ठीक है। और इसके जो सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं वो यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस काल में जो मूर्तियां थीं वो सांचे में ढालकर बनाई जाती थी, ठीक है, मूर्तियां जो भी थी वो सांचे में ढालकर बनाई जाती थी। नालंदा का मंदिर संख्या जो 13 है, नालंदा का मंदिर संख्या जो 13 है, ठीक है, आपको देखने को मिलता है धातु को गलाने तथा उससे सांचों में ढालने का पुरातात्विक प्रमाण जो है वो प्रस्तुत करता है। तो याद रखना है कि नालंदा का जो मंदिर संख्या 13 है ये धातु को गलाने तथा उसे सांचे में ढालने में जो पुरातात्विक प्रमाण है वो यहीं से मिलता है। इन दोनों स्थानों के अतिरिक्त जो है, चाहे राजगिरी की आप बात कर लो, ठीक है, राजगिरी के बाद बोध गया की आप बात कर लो, बोध गया के बाद आप भागलपुर की बात कर लो, ठीक है, भागलपुर के बाद आप अंतिचक की बात कर लो, इसके बाद आप फतेहपुर की बात कर लो, ठीक है। तो इमादपुर है, इमादपुर की बात कर लो, ठीक है, दिनाजपुर है, दिनाजपुर है, आप इसकी बात कर लो। तो बहुत सारे स्थान हैं जहाँ से कांस्य मूर्तियाँ पालकालीन प्राप्त हुई हैं, ठीक है, बहुत सारे स्थान हैं। तो इनमें से 3-4 स्थान आप याद रखिएगा। आपको देखने को मिलता है कि जो पाल शासक हैं, आपने देखा कि बौद्ध धर्म के तो अनुयायी थे, आपने अभी देखा पढ़ा भी कि भाई पाल शासक जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए जो अधिकांश मूर्तियां मिली हैं वो बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से मिली हैं। ब्रजयान शाखा से संबंधित या ब्रजयान संप्रदाय से संबंधित मूर्तियां मिली हैं। और ये मूर्तियां जो हैं मुख्य रूप से किसको आप कह सकते हो किसको संदर्भित करती हैं, तो ये दिखाती हैं किसको, ये दिखाती हैं बोधिसत्व को। किसको दिखाती हैं? बोधिसत्व को दिखाती हैं। बोधिसत्व के बाद अवलोकितेश्वर को दिखाती हैं, इसके बाद मंजूश्री को दिखाती हैं, जमला को दिखाती हैं, ठीक है, तथा तारा की हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, मंजूश्री, मैत्रेय, जमला, हथग्रीव तथा तारा की हैं। इसके साथ साथ इसी में कुछ मूर्तियां हैं जो हिंदू देवी देवताओं की भी देखने को मिली हैं। और हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्ति मिली हैं उसमें जैसे विष्णु हो गए, ठीक है, जैसे बलराम हो गए, जैसे सूर्य हो गए, ठीक है, जैसे उमा हो गए, जैसे महेश्वर हो गए, इन सब की भी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पाल शासक जो थे ये बहुत ही धार्मिक सहिष्णु थे। क्या थे? धार्मिक सहिष्णु शासक थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, धार्मिक सहिष्णु थे। तो ये आपका क्लियर हो गया कि पाल शासक धार्मिक सहिष्णु थे। क्यों थे? वो सारी चीज़ें आपने देखी। अगला जो आप देखते थे, जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट अभी नोट डाउन कराया था इनके विशेषताओं के अंतर्गत, तो इन्हीं विशेषताओं में अगला जो पॉइंट था वो था मूर्तिकला। मूर्तिकला जो था वो अगला पॉइंट था, ठीक है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं पालकालीन मूर्तिकला के अंतर्गत आप देख रहे हैं। और अब बात आती है पालकालीन प्रस्तर मूर्तियों की, ठीक है, पालकालीन प्रस्तर मूर्तियों की बात आती है, ठीक है। मूर्तिकला के अंतर्गत ये दूसरा टॉपिक है, प्रस्तर मूर्तियां। आप जानते हैं कि पाल शासक के काल में प्रस्तर मूर्तियां भी बनी थी और प्रस्तर मूर्तियों में भी अधिकांशतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो भी मूर्तियां मिली हैं प्रस्तर मूर्तियों में भी ज़्यादातर ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। और ये मूर्तियां संथाल परगना, मुंगेर और गया जिले से प्राप्त हुई हैं। कहाँ? संथाल परगना, गया और मुंगेर, ये 3 याद रखिएगा कि ये जो प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं ये संथाल, गया और मुंगेर और गया जिले से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से प्राप्त जो पत्थर थे, ठीक है, यहीं से जो प्राप्त बेसाल्ट पत्थर थे, कौन से बेसाल्ट? काले बेसाल्ट। तो यहाँ से प्राप्त जो काले बेसाल्ट पत्थर थे वहीं से ये मूर्तियाँ तैयार हुई हैं। तो इनका संबंध संथाल, गया और मुंगेर से है। किस संबंध में संबंध है यहाँ से? तो याद रखिएगा क्योंकि पत्थर जिन पे ये उकेरे गए हैं, जिन पे ये बनाए गए हैं काले पत्थर, ये इन्हीं 3 जिलों से मिलते हैं, इन्हीं 3 जिलों पे प्राप्त होते हैं। पालकालीन जो प्रस्तर मूर्तियां हैं
ये आप कह सकते हो कलात्मक रूप से देखें कलात्मक सुंदरता का उत्कृष्ट नमूना पेश करती हैं। इसी में सबसे पहले आप देखोगे जैसे अधिकांश मूर्तियों में शरीर के अगले भाग को दिखाने की कोशिश की गई है। जो भी प्रस्तर मूर्तियां हैं उसमें अगले भाग को, ज़्यादातर मूर्तियों में अगले भाग को दिखाने की कोशिश की गई है। कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जिसमें शरीर के पिछले भाग को बहुत ही कलात्मक रूप से दिखाया गया है, लेकिन ज़्यादा में सिर्फ अगले भाग को दिखाया गया है। दूसरा आपको देखने को मिलता है प्रस्तर मूर्तियों के संदर्भ में कि यहाँ पे जो प्रस्तर मूर्तियाँ हैं इसमें प्रमुखता से देवी देवताओं का चित्रण है। ठीक है, देवी देवताओं का चित्रण आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है। ठीक है, बुद्ध की मूर्तियाँ जो है सर्वाधिक हैं, आप कह लीजिए बुद्ध की मूर्तियों की प्रधानता है। ठीक है, और इसमें क्या है, बुद्ध के जीवन के विभिन्न घटनाओं को दिखाया गया, उन मूर्तियों की मदद से जीवन की घटनाओं को दिखाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि सभी मूर्तियां जो हैं ये अत्यंत सुंदर हैं। क्या हैं, सभी मूर्तियां अत्यंत सुंदर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रस्तर मूर्तियां हस्त निर्मित मानी जाती हैं। याद रखिए जो भी प्रस्तर मूर्तियां हैं ये हस्त निर्मित हैं, यह भी इनकी विशेषता है। तो ये भी पॉइंट सारे आपको याद रखना है, और यह भी याद रखना है कि इन मूर्तियों पर तंत्रयान शाखा का प्रभाव देखने को मिलता है। बौद्ध से संबंधित जो भी मूर्तियां हैं उनमें तंत्रयान शाखा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये हो गया। इसके बाद अगली विशेषता में था, आपको याद होगा यदि, ठीक है, पहला पॉइंट आपने देखा होगा वो था पालकालीन मृण मूर्ति कला। क्या था, पालकालीन मृण मूर्ति कला। ठीक है, पालकालीन मृण मूर्ति कला। ठीक, पालकालीन मृण मूर्ति कला। तो आइए देख लेते हैं पालकालीन मृण मूर्ति कला के बारे में। अब पालकालीन मृण मूर्ति कला के बारे में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पाल काल में जो मृण मूर्तियाँ की जब हम बात करते हैं, पाल काल में जो मृण मूर्तियाँ थी वो पर्याप्त मात्रा में बनती थी। ऐसा नहीं था कि बहुत कम या बहुत ज़्यादा बनती थी, पर्याप्त मात्रा में ये मूर्तियाँ बनती थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में ये मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं। और एक चीज़ यह भी याद रखिएगा, ये मृण मूर्तियाँ दीवारों पर सजावट के लिए बनाई जाती थी। किसके लिए बनाई जाती थी, ये मृण मूर्तियाँ दीवार पे सजावट के लिए बनाई जाती थी। किसके लिए, सजावट के लिए बनाई जाती थी, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी मृण मूर्तियाँ जो थी, यदि हम बात करें बड़ी संख्या में अंतिचक स्थित विक्रमशिला महाविहार के अवशेषों से प्राप्त हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें सामान्यतः धार्मिक, याद रखिएगा, धार्मिक जनजीवन को देखने को मिलता है। धार्मिक जनजीवन जो है, धार्मिक तथा सामान्य जो जनजीवन है, धार्मिक तथा सामान्य जो जनजीवन है वो देखने को मिलता है। लोगों के रहन सहन, खान पान, ठीक है, लोगों का रहन सहन, खान पान, ठीक है, वेशभूषा, ठीक है, रीति रिवाज, सुख दुख, ये सब देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो हिंदू जो देवी देवता हैं उनकी जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उसमें भी आपको देखने को मिलता है विष्णु, वाराह, अर्धनारीश्वर, सूर्य, हनुमान की मूर्तियाँ प्रमुखता से देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है पालकालीन चित्रकला की। अगला जो पॉइंट आता है आपका विशेषताओं में वो है पालकालीन चित्रकला। ठीक है, अगला टॉपिक पालकालीन चित्रकला। ठीक है, पालकालीन चित्रकला की हम बात करेंगे। अब पालकालीन चित्रकला की जब हम बात करते हैं, तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि पाल काल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्थापत्य पे ही कार्य किया गया। ठीक है, स्थापत्य के साथ साथ
कला के संदर्भ में भी प्रगति विशेष देखने को मिलती है। और पाल काल में जब चित्रकला की हम बात करते हैं मुख्यतः दो रूपों में उपलब्ध है, दो रूपों में उपलब्ध है। कौन कौन? पहला है पांडुलिपि, पहला कौन सा है? पहला है पांडुलिपि। और दूसरा कौन सा है? दूसरा रूप है आपका है भित्ति या दीवार चित्रकला। क्या है? भित्ति या दीवार चित्रकला, दो रूपों में आपको ये देखने को मिलता है। अब पहला पांडुलिपि की जब हम बात करते हैं, पांडुलिपि की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि पांडुलिपि चित्रकला किसी विषय वस्तु को विस्तार देने के उद्देश्य से बनाई जाती थी। किस रूप से? विस्तार देने के लिए। याद रखिएगा, पांडुलिपि चित्रकला किसी विषय वस्तु को विस्तार देने के उद्देश्य से बनाए जाते थे। और इसके साथ साथ दूसरा उद्देश्य क्या होता था? सजावट। तो याद रखना है कि जो पांडुलिपि चित्रकला थी वो विशेष रूप से विस्तार देने के लिए या सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते थे। ऐसे चित्र मुख्यतः कहाँ पे अंकित होते थे? ऐसा चित्र मुख्यतः ताम पत्र पर उकेरे जाते थे। कहाँ पर? ताम पत्र पर उकेरे जाते थे। और चित्रित अधिकांश जो पांडुलिपियां हैं वो नालंदा महाविहार से संबंधित बताई जाती हैं। कहाँ से? नालंदा महाविहार से संबंधित बताई जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन पांडुलिपियों को नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, अन्य देशों से आए जो बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा बाहर लिया जाने लगा और इन चित्रों को लघु चित्रों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। इसके बाद आपने इसी में मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे अष्ट साहिस्त्रिका, नोट कर लीजिएगा, अष्ट साहिस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता, ठीक है, तथा पंचरक्ष, ये नाम याद रखिएगा, पंचरक्ष, ये पालकालीन जो चित्रकला है उसके उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये आपको तीनों याद होने चाहिए, अष्ट साहिस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता तथा पंचरक्ष, ये पालकालीन चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। और ये वर्तमान में रखे कहाँ गए हैं? ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रखे गए हैं। याद रखिएगा, कहाँ पे हैं ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सुरक्षित हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप पाल कला लिखते हैं इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और इन चित्रित पांडुलिपियों में लाल, नीले, किन कलरों का प्रयोग किया जाता था? लाल, नीले, नीले के बाद काले, उजले, इन कलरों का प्रयोग किया जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और द्वितीयक रंगों में कौन कौन सा होता था? हरा हो गया, बैगनी हो गया, गुलाबी हो गया, ये द्वितीयक रंगों के रूप में प्रयोग किए जाते थे। ठीक है। अब इसके बाद अगला आपका आता है, विशेषताओं में अगला जो पॉइंट आता है वो है भित्ति चित्रकला। क्या पॉइंट आता है आपका? अगला पॉइंट आता है भित्ति चित्रकला। ठीक है, भित्ति चित्रकला। अब जब भित्ति चित्रकला की हम बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि पालकालीन जो चित्रकला है उसका एक अन्य रूप जो है वो भित्ति चित्रकला या दीवार चित्र के संदर्भ में देखा जाता है। ठीक है, भित्ति चित्रकला या दीवार चित्र के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। भित्ति चित्र के जो उत्कृष्ट आप कह सकते हैं नमूने थे वो नालंदा के सराय टीला, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय टीला से बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। और यहाँ एक ग्रेनाइट पत्थर पर बड़े चबूतरे के निचले भाग में कुछ ज्यामितीय आकार के फूलों की आकृतियाँ हैं, उसमें मनुष्यों की तथा पशुओं का भी चित्रण किया गया है। इन चित्रों में आपको देखने को मिलता है हाथी हो गया, हाथी के साथ साथ घोड़ा हो गया, घोड़ा के साथ साथ नर्तकी हो गया। ठीक है, इसके बाद बोधिसत्व हो गया। ठीक है, बोधिसत्व हो गया, जम्भुला हो गया, ये प्रमुख हैं। ये चित्र काफ़ी धुंधले पड़ गए हैं, ये जो चित्र हैं ये काफ़ी धुंधले पड़ गए हैं, फिर भी इनमें कुछ चित्र ऐसे हैं जिनको आप आसानी से पहचान सकते हो। इन चित्रों को पहले से चली आ रही अजंता एलोरा तथा बाघ की जो गुफाएं हैं उनमें दीवारों पर चित्रित परंपरा से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रश्न पाल कला से पूछा जाता, अब तो विशेषताएं पूछी जाएंगी, तो विशेषताएं आप इन उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर लिख दोगे।
लेकिन पाल कला की आलोचना पर भी प्रश्न बनते हैं। तो पाल कला की आलोचना किन संदर्भों में होती है? तो पाल कला की जब आलोचना की बात करते हैं तो जैसे हम बताते हैं इसमें कि भैया पाल कला जो थी, पाल कला ये कांस्य मूर्तियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कांस्य मूर्तियों के लिए। कांस्य मूर्तियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस मूर्ति में सांचे की ढालने की जो तकनीक है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ एक जो इनके कलाकार थे उन्हीं का इस पे एकाधिकार था, और इन कलाकारों में सिर्फ दो की चर्चा मिलती है जिसका नाम है धीमन और बिठपाल। इस संदर्भ में यहाँ पर इनकी आलोचना की जाती है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आलोचना का है कि भी जो प्रस्तर मूर्ति कला है, प्रस्तर मूर्ति कला है, इसमें शरीर के अग्रभाग को ही, शरीर के अग्रभाग को ही दिखाया जाता था प्रमुखता से। जो है शरीर के आप कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ अगले भाग को ही दिखाया जाता था, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। तीसरा है कि ऐसा बोला जाता है कि जो मौर्य काल में, जो मौर्य काल में आपको देखने को मिलता है पॉलिश करने की तकनीक पत्थरों पे, मौर्य काल में पत्थरों पर पॉलिश करने की जो तकनीक देखने को मिलती है, ऐसा बताया जाता है कि पाल काल में जो ये तकनीक थी वो मौर्य काल से उत्कृष्ट नहीं थी। मतलब मौर्य काल की पॉलिशों की जो तकनीक थी ये ज़्यादा उत्कृष्ट थी। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि अत्यधिक अलंकरण के कारण जो पालकालीन मूर्तियां हैं उसमें कृत्रिमता का ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है। वहीं इन मूर्तियों में यदि आप देखें तो सहज जो सौंदर्यता है उसका अभाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी देखने को मिलता है कि पाल कला में आपने चित्रकला भी देखा, और पाल कला में विशेष रूप से जो भित्ति चित्रकला आपने देखा, ऐसा बोला जाता है कि ये जो भित्ति चित्रकला के नमूने हैं या दीवार चित्रकारी के जो नमूने हैं ये अजंता और एलोरा से उत्कृष्ट नहीं हैं। इस संदर्भ में भी इनकी आलोचना की जाती है। तो आलोचना के लिए ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, 4-5 पॉइंट। जब भी आलोचना से संबंधित प्रश्न पाल काल से दिखाई दे आपको इन बिंदुओं पर चर्चा करना है। अब एक पॉइंट और जो आपको समझने की जरूरत है पाल काल से संबंधित। क्या समझने की जरूरत है? एक प्रश्न पूछा जाता है पाल काल का बौद्ध धर्म से संबंध है, बौद्ध धर्म से संबंध, ठीक है, पाल काल का बौद्ध धर्म से संबंध, इस पर भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बौद्ध धर्म के संबंध की जब बात करते हैं तो ये तो सत्य है कि जो पाल शासक थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे पाल शासक, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और इसी के कारण जो इनकी कलाएं हैं इस पे बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को आपको मिलता है, ठीक है। और आपको बता दें कि पूरे पाल काल में जो भी शैली विकसित हुई है वहाँ पे बौद्ध धर्म की प्रधानता रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध धर्म की रही है, हिंदू प्रभाव भी उस पर देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्ति देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जैसे नालंदा हो गया जो इनके शासनकाल में प्रमुख केंद्र हैं, विक्रमशिला हो गया, ठीक है, ओदंतपुरी हो गया, ये जो केंद्र हैं ये कलात्मक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विख्यात थे, ये आपको पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही पाल काल में कई महाविहार बनाए गए, कई सारे चैत्य बनाए गए, कई सारे स्तूप बनाए गए, इनका निर्माण किया गया। इसमें ओदंतपुरी महाविहार जिसका निर्माण गोपाल ने कराया वो प्रमुख है, हालांकि उसके अवशेष वर्तमान में नहीं मिलते हैं। इसके साथ साथ पाल काल में जैसे विक्रमशिला महावीर जो महाविहार है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा उल्लेख उसका देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया अंतिचक स्थान, मैंने आपको बताया कि भैया एक मंदिर और एक स्तूप यहाँ से मिलता है, और ये दोनों के दोनों किससे बने हैं? ईंटों से बने हुए निर्मित हैं या बने हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पाल काल में जो भी निर्मित कांस्य मूर्तियां हैं उनमें बौद्ध प्रभाव विशेष रूप से आपको देखने को मिलता है, और बौद्ध धर्म के प्रभाव को बुद्ध, बोधिसत्व और मंजूश्री, मैत्रेय, तारा और जमुना, हथग्रीव जैसे मूर्तियों में देखा जा सकता है।
ठीक है। और पालकालीन प्रस्तर मूर्तियां भी बौद्ध धर्म जो प्रस्तर मूर्तियां हैं उस पर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यदि बौद्ध धर्म पाल कला पर बौद्ध धर्म के प्रभाव को लेकर के बात की जाए तो उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर आप अपनी चर्चा को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पाल कला से जुड़े हुए जो चर्चा होगी। अब बात आती है आज के अभ्यास प्रश्न की जो आपको अभ्यास करना है। पहला प्रश्न क्या है, नोट कर लीजिएगा। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिहार में पाल कला की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। बिहार में पाल कला की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। बिहार में पाल कला की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये टॉपिक है जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आप इसको शेयर करोगे। ठीक है, आपको शेयर करना है, जो आपकी कमियां होंगी वो बताई जाएंगी। और नेक्स्ट सेशन में जैसे मैंने आपको बोला, ये सबसे पहले बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल के बाद फिर मेंस आंसर राइटिंग हो गया। मेंस आंसर राइटिंग के साथ बिहार से संबंधित जो न्यूज है, इन सभी चीज़ों को समग्रता से आप तक पहुंचाया जाएगा। यदि ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक, और यदि आपको ये सेशन से जुड़ना है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें आप बता सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।